हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे और इसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ हमें क्या देता है, और उसको हम दो तरीके से एनालाइज करेंगे। तो हम उसको स्केलर फॉर्म में डील करेंगे, उसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म में उसको डील करेंगे। और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वेक्टर फॉर्म में जब हम कूलम्ब्स लॉ को लिखेंगे तो किस तरीके से उसका एक्सप्रेशन निकल के सामने आता है। तो अगर कूलम्ब्स लॉ का हम स्टेटमेंट देना चाहें, जो कि चार्ल्स कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया था और उन्होंने बताया था कि अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ध्यान दीजिएगा, दो स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर रखे हैं तो उनमें लगने वाला जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा, वो कितने अमाउंट का लगेगा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की थी। तो उन्होंने बताया था कि जो भी यहाँ पे फोर्स लगेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between the two charges। तो अगर हम स्टेट करना चाहें, और एक थर्ड पॉइंट और उन्होंने बताया था कि जो फोर्स लगेगा, जो भी यहाँ पे फोर्स लगेगा चार्ज पे, वेदर दिस चार्ज पे और दिस चार्ज पे, जो भी फोर्स लगेगा दैट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे दो चार्जेस यहाँ से यहाँ ज्वाइंट है, तो जो भी इसमें फोर्स लगेगा वेदर Q2 पे लगेगा, ये इसी लाइन के, जो लाइन ज्वाइन हो रही है इसी के अलोंग लगेगा। अगर रिपल्सिव होगा तो इस लाइन से अवे की तरफ लगेगा, अगर अट्रैक्टिव होगा तो इससे इधर की तरफ लगेगा। वो डिपेंड करेगा चार्जेस के साइन पे डिपेंड करेगा। तो इसको अगर हम स्टेटमेंट देना चाहें तो हम इस तरीके से दे सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स acting between the 2 point charges and it is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges and it acts along the line joining the two charges। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन किया जाए तो हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, इसको हमने स्मॉल k से यहाँ पे डिनोट किया है। यहाँ पे जो स्मॉल k की वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली दैट इज 9 × 10⁹ एंड जो यूनिट निकल के आएगी दैट इज k को अगर यहाँ पे रखें, सबको उधर भेज दें तो दैट इज F की यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर लेंथ की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एंड चार्ज कूलम इंटू कूलम पर कूलम स्क्वायर। तो यूनिट जो निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगी। यहाँ पे जो k का एक्सप्रेशन आता है इन द टर्म ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। हम यहाँ पे फ्री स्पेस मान के चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, या वैक्यूम मान के चलेंगे। तो उसके लिए जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है। एंड परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम। अगर कोई मीडियम है तो उसकी प्रॉपर्टी को बताता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लाइट में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे परमिटिविटी हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पे जो परमिटिविटी होता है वो डिफाइन करता है फोर्स को, कि कितना फोर्स लगेगा। अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, अगर परमिटिविटी कम है मीडियम की तो फोर्स वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसको देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो जो इसकी यूनिट होगी उसकी अपोजिट आएगी, तो दैट इज कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नीचे चला आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी 1/4 k आएगा और k डिनोमिनेटर में जा रहा है तो यूनिट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर डायमेंशन हम निकालने की कोशिश करें कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन जो इसका यूनिट है यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये देखिए कूलम का स्क्वायर है, कूलम की डायमेंशन होती है 18 स्क्वायर। दिस इज फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स है न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2 और यहाँ पे -1 है तो -1 एंड m इज लेंथ, मीटर है, मीटर इस चीज की यूनिट होती है लेंथ की, तो लेंथ की डायमेंशन होती है L-2। इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो L-1 L-3 T4 A यहाँ से आसानी से सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए तो हम 1 कूलम को यहाँ से आसानी से डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर चार्जेस, कोई भी दो चार्जेस अगर 1 मीटर सेपरेशन पे रखते हैं और उस पे जो फोर्स लगने वाला है K जो फोर्स लगेगा
के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹, तो जो चार्जेस होंगे वो 1 कूलम के होंगे। दैट मीन्स कि अगर चार्जेस को 1 कूलम पुट कर दो और उनको 1 मीटर सेपरेट कर दो तो एफ क्या बचेगा, के बचेगा, एंड के की वैल्यू है 9 × 10⁹। इसका मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन के इक्वल फोर्स लगेगा अगर दो चार्जेस एक कूलम के एक दूसरे से 1 मीटर के सेपरेशन पे अगर प्लेस किए गए हैं तब। तो ये पूरा स्केलर फॉर्म की बात हो गई, सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ डिस्कस किया है। अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें कूलम लॉ को, तो सपोज कर लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। यहाँ पे जेड एक्सिस मैंने नहीं दिखाई है, लेकिन आप जेड एक्सिस मान के चलेंगे कि 3 डायमेंशनली इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो सपोज कर लीजिए दो चार्जेस Q1 Q2 रखे हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है, दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, वो जो यहाँ पे है उसको हमने यहाँ पे R मान लिया है। यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज R है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सपोज कर लीजिए Q जो पॉइंट है, Q जो चार्ज है वो A पॉइंट पे रखा है, Q2 जो चार्ज है उसको P पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम मान ले, इसका A पॉइंट का R1 है, Q1 का पोजीशन वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो हम इस अलोंग AB वेक्टर लिख सकते हैं एंड BA वेक्टर भी आसानी से लिख सकते हैं। तो AB वेक्टर जो लिखा जाएगा दैट इज हो जाएगा R2 - R1 एंड जो BA वेक्टर होगा दैट इज R1 - R2। कोई भी वेक्टर अगर लिखना हो तो पॉइंटर्स दिए हो, सपोज कर लीजिए दो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज कर लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे दिए हैं और इसके हमें यहाँ पे वेक्टर लिखना है। ये वेक्टर अगर सपोज कर लो हमें यहाँ पे लिखना है, सपोज कर लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये AB वेक्टर हमें यहाँ पे लिखना है। तो A कहां से स्टार्ट हुआ वेक्टर और कहां पे एंड हो रहा है, जहां पे एंड होगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस जहां से उसने स्टार्ट किया है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लिखते हैं। तो अगर मुझे AB वेक्टर लिखना है तो A से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, B पे एंड हो रहा है, दैट इज R21। तो ये जो हो जाएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज R2 माइनस दिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज R1। तो R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर हो जाएगा R2 - R1 एंड R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 - R2। तो इस तरीके से हम वेक्टर, जब भी वेक्टर नोटेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन Q2, सिमिलर चार्जेस है इसलिए हमने रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे कंसीडर किए हैं, हमने मान लिया, लेट कर लिया सिमिलर चार्जेस हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा F21 दैट विल बी, अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर लिखते हैं अलोंग दैट वेक्टर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग F21। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड होगा जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं K Q1 Q2 अपॉन R2 और F21 वेक्टर के अलोंग कौन सा वेक्टर है, R21 वेक्टर है, उसका यूनिट कैप। और यूनिट कैप, ये यूनिट वेक्टर दैट इज कैप वेक्टर अगर बात करें तो उसका जो डिफिनेशन होती है कि अगर किसी भी वेक्टर का हमें क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है, तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये देखा जाए तो दोनों वेक्टर सिंस इक्वल हैं, साइन वाइज डायरेक्शन वाइज अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, इक्वल है। तो वहां पे क्या कर देंगे, इसको हमने R यहाँ पे सपोज कर लिया है। तो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं, R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ R21, ये R21 कैप जो यूनिट वेक्टर है हो जाएगा वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड इज R मल्टीप्लाई होकर दे देगा R3। तो ये वेक्टोरियल एक्सप्रेशन आ गया है कि F21 वेक्टर इज K टाइम्स Q1 Q2 R3 इनटू R21 वेक्टर। ये वेक्टोरियल नोटेशन है, ये यूनिट वेक्टर के में नोटेशन है। तो इसी तरीके से R12 वेक्टर आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, R21 के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखेंगे और जब इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो R21 के अलोंग वेक्टर लिख देंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए R21 एंड यहाँ अगर देखा जाए फोर्स F12 और F21 मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन यहाँ पे R12 है, यहाँ पे R21 है। सिंस R12 एंड R21 आर अपोजिट एंड इक्वल वेक्टर, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स भी क्या होंगे, अपोजिट एंड इक्वल होंगे। इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ को, ये जो कूलम्बियन लॉ है वो उसको क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है कि जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ को यहाँ पे फॉलो करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज और समझा देता हूं कि अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए
कि यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर ना देके, अगर आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देते, तब कैसे आप यहाँ पे डील करेंगे, कैसे लिखेंगे वेक्टर्स को। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, यहाँ पे Q1 प्लेस कर दिया जाता है और यहाँ पे Q2 चार्ज प्लेस कर दिया जाता है, और कहा जाता है जो Q1 है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और Q2 के जो कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। सिंस अगर हमें इस तरीके से दे दिया जाता है और पोजीशन वेक्टर नहीं दिया जाता है, तो आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे, सीधे आप 2 वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। इस डायरेक्शन में वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको पॉइंट ए कह दें, इसको बी कह दें, तो आप क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, और इस डायरेक्शन में वेक्टर निकालेंगे, दैट इज बी ए वेक्टर निकालेंगे, और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। या आप ए बी वेक्टर भी कह सकते हो, नहीं तो ऐसे कह सकते हो R1 2 वेक्टर कह सकते हो, इसको R2 1 वेक्टर कह सकते हो, जो भी कहना हो। इस तरीके से ये वेक्टर्स आप लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो यहां से पॉइंट 1 से Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर हमने नोट किया था 1 2 वेक्टर, ठीक है। ये जो वेक्टर होगा डिनोशन से, यहाँ नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से नोटेशन करो। बहुत सारी बुक्स में यहाँ 1 से 2 की तरफ R12 लिखा है, और बहुत सारी बुक्स में जैसा कि हमने यहाँ डिनोट किया है इसको R21 लिखा है। बस आप ध्यान दीजिए कि वेक्टर कहां से कहां की तरफ मेंशन किया गया है। तो वेक्टर अगर यहां से यहां है तो एंड पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट यहां है, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा दैट इज दिस कोऑर्डिनेट एंड माइनस करस्पॉन्डिंग दिस कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 एंड यूनिट वेक्टर अलोंग x, प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और y के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है j, एंड z2 माइनस z1 यूनिट वेक्टर क्या होता है k। इस तरीके से हमें R21 वेक्टर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर इसके अलोंग फोर्स लिखना है, ये फोर्स लिखना है, सपोज कर लो इस पे फोर्स लग रहा है, इसको लिखना है, तो यहां से R12 वेक्टर क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस। तो इस तरीके से हम जो है वेक्टर फॉर्म के थ्रू, अगर वेक्टोरियल नोटेशन में क्वेश्चन दिया जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि कूलम्ब्स ने जब यहाँ पे डिफाइन किया था, जब कूलम्ब्स ने ये लॉ डिफाइन किया था, तो वहां पे कुछ लिमिटेशन दी थी। वो लिमिटेशन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कभी कभी 1 मार्कर में लिमिटेशंस पूछ लेता है, गिव 2 लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें चार्जेस पे, कूलम्ब्स लॉ में अगर देखा जाए 2 चार्जेस यहाँ सेपरेटेड है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, ये अगर सिमिलर साइन के हैं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, लेकिन ये अपोजिट साइन के हैं, सपोज लो दोनों पॉजिटिव है या दोनों क्या है निगेटिव है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो जो लाइन ज्वाइनिंग होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे फोर्स लगेंगे। लेकिन अगर साइन ना दे, अगर दोनों चार्ज जो है वहां पे सपोज कर लीजिए 2 चार्ज रखे हुए हैं, दैट इज Q1 एंड दिस इज Q2। अगर इनका साइन ना देके इनके प्रोडक्ट का साइन दे, दैट इज Q1 एंड Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो किसी भी 2 नंबर का, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है दोनों Q1 Q2, तो किन्हीं भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों सेम साइन के होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है। मतलब क्या देता है, ये देता है प्लस, मतलब 0 से बड़ा। तो इस केस में सिमिलर साइन के होंगे चार्जेस, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और Q1 Q2 अगर लेस देन 0 है मतलब ये क्या है निगेटिव। और निगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। तो जब ऐसा केस होता है कि इनका प्रोडक्ट निगेटिव आता है, दैट मीन्स दोनों अपोजिट साइन के चार्जेस होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। जो फोर्स लगेगा इस पे वो अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा। तो अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला लिमिटेशन है रेंज पे। लिमिटेशन की बात करें कि लिमिटेशन क्या है, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो रेंज पे है। सिंस हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल फोर्सेस 4 तरीके के होते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा क्या है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में 2 फोर्सेस, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, अगर रेंज न्यूक्लियर साइज से कम है, मतलब 2 चार्जेस के बीच में ये R है, अगर R
लेस देन न्यूक्लियर साइज दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, जिसको एक फर्मी कहा जाता है, इससे कम है, ठीक है, इससे अगर कम या इसके इक्विवेलेंट है तो उस केस में वहां पे न्यूक्लियर फोर्स भी प्रेजेंट होगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी प्रेजेंट होगा। सिंस न्यूक्लियर फोर्स इज मच 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 ग्रेटर देन किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो ये डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियर फोर्स और इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब रेंज पे लिमिटेशन ये लगी है कि जो सेपरेशन होना चाहिए दो चार्ज के, दैट विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियर साइज से ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों चार्जेस के बीच में, तब जाके ये वैलिड है, तब जाके ये एग्जिस्ट करेगा। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि जो चार्जेस होने चाहिए वो रेस्ट पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। यही बात की गई थी क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और ये जो कूलम्ब्स लॉ डिफाइंड है वो चार्ज जब रेस्ट पे है तभी डिफाइंड है, इसलिए चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। और तीसरा इस पे जो लिमिटेशन है कि कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। कैसे, चार्जेस जो होने चाहिए वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एक सेपरेशन पे रखे गए हैं R पे, तो ये पॉइंट चार्ज तभी कहे जाएंगे जब डायमेंशन ऑफ Q, डायमेंशन वो वाली डायमेंशन नहीं है जो हम डायमेंशन लिखते हैं, साइज वाली जो डायमेंशन है, साइज ऑफ Q1 और Q2 शुड बी वेरी 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 लेस देन R। तो अगर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही बहुत ज्यादा है कंपेयर टू साइज ऑफ दिस चार्ज, तो इसको हम कहेंगे, या डायमेंशन ऑफ दिस चार्ज, तो इसको हम दोनों को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। तो लिमिटेशन में 3 लिमिटेशन हमने पढ़ी कि रेंज जो होना चाहिए वो न्यूक्लियर साइज से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए दोनों चार्जेस, एंड पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो दीज आर द लिमिटेशंस which we have to take care during the Coulomb's law। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे ऑन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन